हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि आज हुआ था बिहार मद्य निषेध दरोगा परीक्षा, जिसका कि डेट था 16 जुलाई 2023 को। तो आज इसके पूरे पेपर का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं और जितना भी प्रश्न हम लोग को मिल गया है अप्रोक्स दो चार क्वेश्चन होगा जो कि नहीं मिला है, बाकी सभी क्वेश्चन मिला करके 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और इसका बेस्ट और सटीक एनालिसिस है क्योंकि इसमें किसी भी प्रश्न पर ना तो डाउट है और ना ही गलती होने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा या फिर गया है तो आप लोग प्रश्नों को मिला लीजिएगा और उसके तहत आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो प्रश्न इसमें पूछा था कि कीव जो है वो किसकी राजधानी है, तो उल्टा प्रश्न पूछा हुआ था। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है, क्योंकि अभी जो रूस यूक्रेन वार चल रहा था तो उसमें कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया था यूक्रेन वाला, तो इस वजह से इसकी राजधानी पूछी हुई है और इसका आंसर हो जाएगा आपका कीव। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछा था कि जगदीशपुर से किसने किया हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर बात 1857 की आती है तो बिहार में एक नाम आता है जिनका नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर गांव से बिलोंग करते थे। और ये हैं अभी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर इनका नाम पॉपुलर आया, क्योंकि ये 80 वर्षों से ऊपर की उम्र में विद्रोह किए थे और साथ ही साथ कई जगहों पर अंग्रेज़ों को हराए भी थे। इस वजह से इनका नाम बहुत ही लोकप्रिय था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर पूछेगा कि जगदीशपुर में किसने किया था तो वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो कोई भी चीज़ जिस कलर की दिखाई देती है वो उसी चीज़ का ज़्यादा स्कैटरिंग करती है, इस वजह से। तो इसका जो आंसर था हम लोग का, बैंगनी और नीला प्रकाश जो है अन्य सभी रंगों की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित किया जाता है वायुमंडल के द्वारा, इसी वजह से हम लोग का जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। और यह ऑप्शन हम लोग का जो था वो सही था। तो जिसने भी इसको टिक किया होगा उसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा यह किस जाति के उदाहरण हैं। तो हिमालयन भालू और विशाल पांडा ये दो जो दिए हुए थे प्रश्न, पूछा था कि यह किस जाति से है, जैसे संकटग्रस्त था, विलुप्त था, ऐसे करके। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि इनका अभी संरक्षण किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये विलुप्त तो हो नहीं सकते, तो संरक्षण अगर किया जा रहा है तो ये संकटग्रस्त की स्थिति में है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो संकटग्रस्त जातियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील पूछ रहा है कौन सा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील की बात करेगा तो वो चिल्का झील है। और साथ ही साथ अगर बात करेगा सबसे बड़ी झील की तो सबसे बड़ी झील हो जाएगा चिल्का झील ही। लेकिन इसमें कई लोगों का कहना है कि इसका आंसर जो है वो सांभर झील होगा। लेकिन अगर आप लोगों को बता दें सांभर झील की बात आती है तो अगर यहीं पे बोल देता है कि सबसे बड़ी और खारे पानी की झील जो कि अंतर्देशीय है, तो अंतर्देशीय शब्द अगर यूज़ करता तो फिर हम लोग का सांभर आंसर हो जाता। लेकिन अगर यहाँ बात कर रहा है सबसे बड़े नमक पानी की झील यानी कि नमकीन झील की, तो वो हो जाएगा यानी खारे पानी में चिल्का झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सोलर सेल किसके बने होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग अक्सर पढ़ रखे हैं कि सोलर सेल जो होते हैं वो सिलिकॉन वगैरह के बनते हैं। तो सिलिकॉन क्या है, एक तरह का सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, ये एक तरह के और अर्धचालक होते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो अर्धचालक होगा। तो जो भी इसको टिक किए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था इसमें धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। अर्थात कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें से जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब दिए हुए थे। तो इसमें से जो आंसर था हम लोग का वो ब्रिटेन था, क्योंकि ये धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था, मित्र राष्ट्रों में शामिल था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नांकित देशांतरों में कौन सा भारत के मानक समय के लिए भारत के संदर्भ में माना जाता है। तो भारत के मानक समय के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ईस्ट वाला, ये देशांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बात करते हैं हम लोग भारत की, तो अगर भारत का नक्शा आप लोगों को याद होगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लगभग बीचों बीच से एक मानक समय रेखा गुजरती है जो कि 82.5 डिग्री के आसपास है, और यही जो है भारत की मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और ये जो हम लोग का आंसर टिक हुआ होगा 82.5 डिग्री होगा, इसको भी जो टिक किए होंगे उनका सही होगा। उसके बाद एक संधि विच्छेद हिंदी का प्रश्न आया था कि वध्वागम जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो वध्वागम का संधि विच्छेद जो है वधु धन आगम होगा। सॉरी, ये नहीं होगा,
ठीक है। इसमें अगर इसका आंसर पूछेगा तो वधु और प्लस आगम होगा, तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा, जो कि बी में ऑप्शन दिया हुआ था यही होगा जो कि इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक मैथ का भी प्रश्न था कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में, अर्थात एक गोला दिया हुआ है और इस गोले को जो है पिघला करके हम लोगों को एक बेलन तैयार करना था। तो इस बेलन की पूछ रहा था कि हाइट कितनी है, यही हम लोग को निकालना था। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, 2.74 सेंटीमीटर आएगा। इसको आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जीके वाले प्रश्न को। नेक्स्ट था कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम बता भी रखे थे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो 29 जून 1968 को लगा था। ये हम पिछले वीडियो में बताए भी थे, और साथ ही साथ इसमें ऑप्शन में दिया था सिर्फ 1968। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो 1968 होगा। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे थे पिछले वीडियो में कि अगर बात करेगा कि सबसे ज़्यादा किस में लगा है, तो अभी तक मणिपुर जो राज्य है यहाँ पर कुल 13 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पूरे भारत में सर्वाधिक, इसको भी हम लोगों को जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन किससे संबंधित है। अगर बात करते हैं पीवीटीजी मिशन की, तो ये कमज़ोर वर्गों से संबंधित है, और इससे संबंधित एक ऑप्शन दिया हुआ था सी में, आदिवासी समूहों से। तो अगर बात करेगा प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन की, तो ये आदिवासी समूहों से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला जो दिया हुआ था आदिवासी समूह, वही हो जाएगा, और ये सही आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार बात करेगा तो इसका आंसर जो होगा वो इसरो हो जाएगा। तो इसरो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत की स्पेस एजेंसी है, और इसी इसरो ने अभी जस्ट लॉन्च किया है हम लोग का चंद्रयान 3। ये भी हमें याद रख लेना है, जो कि 14 तारीख को लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई को, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो हम बना देंगे, जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। तो ये तो सबको ही पता होगा कि बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं, तो ये हम लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा की अगर बात करता है, तो राज्यसभा का अगर हम लोग बोले, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका आर्टिकल 80 होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ 80 आर्टिकल में ही, अनुच्छेद 80 में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। तो ये 12 सदस्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी 12 टिक किए होंगे उनका आंसर सही होगा। उसके बाद पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अमरम हम लोग कई बार इसको पढ़े भी हैं कि अमरम शब्द जो है वो सैनिकों से संबंधित था। तो सैनिकों की बात करता है, और सैनिकों से संबंधित सिर्फ एक ऑप्शन सही था, बी वाला, कि सैनिकों के लिए अनुदान। तो सैनिकों के लिए अनुदान की बात अगर करेगा तो वो अमरम शब्द था विजयनगर साम्राज्य की। और बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अगर ये बात पूछेगा कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अगर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसकी सर्वोच्च चोटी हमको मिलेगी अन्नाईमुड़ी, जो कि बहुत ही ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है। उसके बाद अगर इसी के बगल में बात करता है तो एक नीलगिरी पर्वत भी है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो दोदा बेटा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये नेक्स्ट हम लोग का जो एग्ज़ाम आने वाला है दरोगा का, उसमें हेल्पफुल भी रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है। तो अगर ये बात करेगा तो इसका ओएस्टर आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर था। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। उसके बाद है कि मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है। तो पुतली के आकार का नियंत्रण जो होता है वो परितारिका यानी कि आइरिस करती है। तो इसका आंसर जो है वो परितारिका, ए वाला सही हो जाएगा। तो जिसने भी इसको टिक किया होगा उसका आंसर सही होगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान है जो सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होता है वो मानक विचलन होता है, जो कि अगर पूछेगा कि कौन सा नहीं होता है तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। और हमको क्वेश्चन करेक्ट नहीं मिल पाया था, इस वजह से इसका आंसर हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो नेक्स्ट उसको आप लोग मिला लीजिएगा, और अगर आपको उसका आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या था। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम
कौन सा होता है? तो अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम की बात करता है, तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा इसका प्रकाशिक जो है वो सरल होता है। ये जो होता है अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से संबंधित प्रॉपर्टी है एक तरह की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सतलज नदी और काली नदी, ये पूछा हुआ था, हिमालय को डिवाइड किया है नदियों के आधार पर। तो सतलज नदी और काली नदी, इन दोनों नदियों के बीच में पूछेगा तो हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कुमायूं हिमालय है, ठीक है। तो अगर बात करेगा तो नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है और साथ ही साथ इसको स्तर के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हिमालय वाले सेक्टर में हम लोगों ने देख रखा था। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों, इन दोनों को अगर हटा दिया जाता है तो वो कौन सी नीति होती है? तो अगर सरकार आपके कामों में बाधा नहीं उत्पन्न करेगी तो मतलब वो उदारीकरण वाला काम कर रही है। तो इसका आंसर जो डी था वो सही था, यानी कि सरकार लिबरल हो गई है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथेस्ट एक पुस्तक है जो कि लिखी गई थी। तो ये पुस्तक पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गिफ्ट टू मोनोथेस्ट की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, और साथ ही साथ इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो पटना उच्च न्यायालय के, जैसे हम आप लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1916 में हुई थी। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अभी भी बात करें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की तो अपने विनोद हैं, नाम तो पता ही होगा, जस्टिस के विनोद चंद्रन। तो इसको बस इतने से भी याद रख सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो अपने विनोद हैं, ठीक है। और विपर्जॉय क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि विपर्जॉय क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विपर्जॉय एक तरह का चक्रवात है जो कि अभी आया था अरब सागर वाले सेक्टर में, और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे पहले एक आया था उसका नाम यमन ने रखा था, जिसका कि नाम था मोचा। तो उस मोचा चक्रवात का नाम अगर पूछेगा तो वो यमन ने रखा था। और नेक्स्ट अभी इन फ्यूचर आने वाला है एक तेज करके, और उसका नाम रखेगा कौन? तो इसका नामकरण करने वाला है भारत। तो ये चीज़ भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? तो इसके ऑप्शन में जो था कहलगांव, जो कि बिहार में अवस्थित है, और ये पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है। तो महाराष्ट्र में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बिहार में है तो महाराष्ट्र में उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो अगर बात करते हैं चंद्रमा का कंपेयर करते हैं हम लोग पृथ्वी के अनुसार, तो अगर पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 100 kg की है तो वहाँ पर इसका 1/6 हो जाता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु अगर 100 kg भार की अगर पृथ्वी पर है तो इसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। तो ये इसका आंसर जो होगा 1/6वां भाग था हम लोग का आंसर। नेक्स्ट है कि पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में पूछा था, तो ये लगभग सबको पता होगा कि इसका आंसर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से इसको हम लोग टिक कर सकते हैं। तो जिसने भी इसको टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने पर तरलता क्या होती है? तो पूछ रहा है कि रिवर्स रेपो रेट, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रिवर्स रेपो रेट, पहले अगर इसको हम लोग समझ लें अच्छे से तो डेफिनेटली इसका आंसर हम लोग सही बना लेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट में होता क्या है कि जैसे एक तरफ RBI है जो कि बैंकों का बैंक है, और एक तरफ कमर्शियल बैंक होते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसकी वृद्धि होने पर जो कमर्शियल बैंक हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या करते हैं कि RBI के पास जमा कर देते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा RBI को जमा कर देंगे तो इन लोगों के पास पैसे की जो पूंजी है वो कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक के पास, और मार्केट में फिर अगर किसी को लोन देना हो या फिर मार्केट में किसी को पैसा देना हो तो मार्केट में जो पैसा है अगर इनके पास कम है तो अपने पास कुछ सेविंग रख करके और उसके बाद क्या करते हैं कि ये मार्केट में कम पैसा देते हैं। अगर मार्केट में कम पैसा देंगे तो मार्केट में जो क्या होती है मुद्रा की तरलता कम हो जाती है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा हम लोग का इसकी तरलता घटती है। तो इस चीज़ को अगर अच्छे से हम लोग समझ लें कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, तो डेफिनेटली हम किसी भी तरह के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को इससे संबंधित आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का कि अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो तरलता घट जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गागर में सागर भरना। ये हिंदी का एक प्रश्न था जिसमें कि मुहावरा पूछा गया था कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भरना है कि एक छोटे से बर्तन में बहुत सारा पानी अमवा देना, उसको कहते हैं। तो वो हो जाएगा कि थोड़े से शब्दों में अधिक बात कह देना। तो ये चीज़ें होती हैं गागर में सागर भरना। जैसे कि हम लोग अगर मुहावरा का ही प्रयोग करते हैं तो मुहावरे में होता क्या है कि एक दो सेंटेंस का चीज़ होता है जो कि हम उसको अगर व्याख्या करने लगे तो वो 1-2 पेज का भी हो सकता है। तो वो एक तरह का होता है कि गागर में, यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बात बोल देना। उसका नेक्स्ट था कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। तो धुआंधार जलप्रपात
किस नदी पर है ये प्रश्न पूछा था, तो नर्मदा नदी पर है, और आई होप ये सब ने सही ही किया होगा। नेक्स्ट है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। अगर बात करते हैं गुरु दक्षिणा शब्द की, तो गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है, ये भी हमें पता होनी चाहिए कि तत्पुरुष समास है जो कि अवस्थित है हम लोग के गुरु दक्षिणा शब्द में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये करंट से रिलेटेड था थोड़ा सा, कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 जो आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन के अनुसार इसको अलग करना था। तो इसमें जो होता है कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट जो होती हैं उसको रोकना, और साथ ही साथ आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना कि कौन सा इनको प्रदान करना है। उसका नेक्स्ट है कि कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर कांच पर बात करें काटने की, तो अगर कांच को हम लोगों को काटना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हीरे का प्रयोग करते हैं। तो हीरे की कुछ मात्रा जो होती है उस उपकरण के नोक पर लगा दी जाती है, ताकि अगर इससे हम लोग काटते हैं यहाँ से पकड़ के, तो इस नोक से ये शीशा जो होता है आसानी से डिज़ाइन में काटा जा सकता है। नेक्स्ट है कि 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस प्रकार के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के केस में, और वहाँ से फिर वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत वापस आए थे, तो ये वहाँ पर देखे थे कि भारतीयों के साथ बहुत तरह की यातनाएं दी जा रही थी और उनको परेशान किया जा रहा था। तो 9 जनवरी को जब ये भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी को हम लोग विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ जब ये वहाँ से लौटे थे 1915 ईस्वी में, तो आने के बाद अब ये क्या किए कि भारतीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और मुख्य रूप से राजनीति में प्रवेश किए थे। तो उस समय इन्होंने क्या किया था कि कपड़े पहनने का और खास करके खादी पर इन्होंने फोकस किया था। तो इन्होंने कहा था कि काठियावाड़ी प्रकार का जो कपड़ा होता है उसको अब पहना जाए, ताकि अपने स्वदेशी को आगे बढ़ाया जाए। तो इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो काठियावाड़ी प्रकार का कपड़ा हो जाएगा। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मध्यकाल के में जो सामंत थे उसका जो लॉर्ड लिखा हुआ है, तो उसका जो लॉर्ड है, तो जो ज़मीन देता था उसको क्या कहा जाता था। तो जो लॉर्ड सामंत को ज़मीन देता था उसको फीफ कहा जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। जो जिसने भी इसको टिक किया होगा डेफिनेटली उसका आंसर सही है। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। अब इसमें पूछ रहा था कि मिश्रण कौन सा नहीं है, तो डाइसोल्यूट वाटर जो होता है उसमें मिश्रण नहीं होता है, यानी कि आश्रित जल जो होता है, तो इसको भी हमें देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो अगर सभी पूछेगा एक विशेष वर्ष के दौरान, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी होता है। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। एक छोटा छोटा टर्म है, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, तो इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से आप समझ ले तो ये कभी नहीं गलती हो सकता है। छोटे छोटे टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। तो इसका आंसर डेफिनेटली यही सही होगा, जो कि डी में दिया हुआ था। तो डी ऑप्शन जो हम लोग का दिया हुआ था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, यही है हमारे तत्कालीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न, जो कि आगे जा कर के फिर अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया था। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर पहली बार लोकसभा चुनाव होकर के उसका बैठक होता है, तो उस समय उसमें कोई अध्यक्ष होते नहीं हैं। तो उस समय जो बनता है पहली बार अध्यक्ष के पद पर, तो उसी को हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को बनाया जाता है, यानी कि सबसे जो उम्रदराज है उसको पहले हम लोग प्रोटेम स्पीकर बना दे देते हैं, और फिर उसकी अध्यक्षता में हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो जारी करते हैं। और साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो G20 का सदस्य नहीं है। अगर बात करते हैं हम लोग G20 सदस्य देशों के बारे में, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 सदस्य देश में कौन कौन से देश आते हैं, पहले तो वही हम लोग देख लेते हैं। तो G20 सदस्य देशों में बात करते हैं तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। और इसमें से देशों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो आते हैं अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यूके, और उसके बाद है अमेरिका। तो ये सारी 19 देश जो हैं वो
शामिल है पूरा, और साथ ही साथ एक यूरोपियन यूनियन जो है वो भी शामिल है। तो इस तरह से कुल मिला के 20 होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो इसमें से हमने देखा कि बांग्लादेश नहीं है और ऑप्शन में हमारे बांग्लादेश दिया हुआ था। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बांग्लादेश डेफिनेट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी युग्म है। तो इसमें से कुछ युग्म दिया हुआ था पेयर, उसमें से हम लोग को चूज़ करना था कि कौन सा उभयलिंगी युग्म है। तो इसमें जो ए वाला आंसर था गुड़हल और सरसों, वो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी देख के मिला लीजिएगा आप लोग कि आप लोगों ने क्या आंसर इसका टिक किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सुमित नागल। सुमित नागल के बारे में पूछा था कि जिन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीता हुआ है, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो सुमित नागल की बात करता है तो ये टेनिस खेल से संबंधित है, इसको भी हमें याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपीय देशों का नेतृत्व किया था। तो अगर यूरोपीय देशों के नेतृत्व की बात करेगा तो इसमें पुर्तगाल ने किया था, ये भी हमें देख लेना है, और इसका करेक्ट आंसर भी पुर्तगाल ही होगा। उसके बाद बात आती है विधान परिषद की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो 1/3 होगा। तो इसको भी हमें अच्छे से देख लेना है, और जिसने भी इसको टिक किया होगा 1/3 वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैपिटल जी का मान पूछा हुआ था। तो कैपिटल जी का मान हम लोग कई बार पढ़े भी हैं और अच्छे से इसको याद भी कर रखे हैं कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ये इसका मान था जो सीधा सीधा पूछा हुआ था कि कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया। उसका नेक्स्ट है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो डेमोस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टियाँ बनती हैं, तो जो डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र उसी से बनता है। तो डेमोस का मतलब यहाँ जनता से है, और इसमें अगर कृषि जोड़ देते हैं तो शासन हो जाता है, इस वजह से डेमोक्रेसी बनता है। तो उससे भी हम लोग आसानी से बना सकते थे। तो लोकतंत्र जो है वो एक तरह का डेमोक्रेसी है, और डेमोस में किसका शासन होता है, तो जनता का शासन होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो जनता हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितना साल पूरा हो गया। तो ये आंसर में जो था वो 7 साल हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करते तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ। तो तब से आप काउंटिंग कर सकते हैं कि अभी 2023 जो है तब तक आते आते यानी कि 16 से 4 हो जाएगा आपका 20, और 4 के बाद ये 3। तो इस तरह से पूरे 7 साल इसको बीत चुके हैं। तो इसका आंसर हम लोग का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में भी पूछा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। तो इसका हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये चीज़ पूछा हुआ था कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद है कि नामी मरुस्थल कहाँ है, जिसको हम लोग नामीबिया भी पढ़ते हैं। तो ये नामीब का मरुस्थल पूछ रहा है कि कहाँ पे है। तो नामीब का मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में पड़ता है, ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। तो हिंद स्वराज जो है कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे, हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो अगर बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात CVC की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो इसके अभी जो हेड बने थे अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये चीज़ भी आप लोग अगर करंट में पढ़े होंगे तो बहुत ही ईजिली याद भी रखे होंगे। और साथ ही साथ इन्हीं के नाम के जैसा एक CBI वाले हैं। तो CBI वाले हेड का नाम पूछेगा तो वो प्रवीण सूद है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। दोनों का नाम लगभग सेम था। तो अगर CBI पूछता तो प्रवीण सूद हो जाते, और अभी पूछा है CVC, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसके लिए कोरम कितना होता है। तो ये संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक हो या फिर ऐसे बैठक करना हो, तो दोनों के लिए जो हम लोग को चाहिए होता है उपस्थित सदस्य का टोटल का 1/10 हम लोग को चाहिए होता है कोरम के लिए। उसके बाद है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करता है तो वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का होता है वही जारी करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने प्रश्नों को जो हल किया है तो आसानी से हल भी करते गए होंगे आप लोग, और लगभग प्रश्न ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आए हुए हैं, मॉडरेट प्रश्न ही हैं, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो कन्फ्यूजिंग टाइप के थे। तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे करके सब कुछ ईजिली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
कि एक मैथ का प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया था कि 3600 रुपये का 10%, यानी कि हम लोग का जो ये पी था, प्राइमरी मूल्य दिया हुआ था वो ये था, और उसके बाद अगर रेट की बात करते हैं, रेट 10% दिया हुआ था और टाइम जो है 3 ईयर्स दिया हुआ था। तो हमारे पास पी और आर एंड टी का निकाला हुआ वैल्यू था, और इसका अगर आप लोग चाहिएगा तो इसके फॉर्मूला पर रख के पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन एन वाला फॉर्मूले पर रख करके इसको बना लीजिएगा तो तुरंत इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर बनाया होगा, और इसका आंसर लगभग 1151.91 समथिंग था। तो आशा है कि ज़रूर बनाए होंगे आप लोग। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि संविधान जो वैसे संसाधन जो वर्षों से उपभोग किए जा रहे हैं तो उनके समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी संसाधन को हम लोग कई वर्षों से यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो जो अनवीकरणीय चीज़ें होती हैं संसाधन, तो वही क्या होते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। अब इसका रीज़न यही है क्योंकि अगर नवीकरणीय रहता तो उसको हम लोग दोबारा बना लेते हैं, लेकिन अनवीकरणीय है अर्थात अगर कई वर्षों तक उसका उपभोग करेंगे तो अपने आप वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर जो हम लोग का करेक्ट होगा वो अनवीकरणीय संसाधन होगा। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या करते हैं। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए वाला था, जीवाश्म हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर कर लेना है कि जिसने भी टिक किया होगा जीवाश्म वो डेफिनेटली सही होने वाला है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा हुआ था कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है वो किससे संबंधित है। अगर जगजीवन राम की बात करेगा तो बाबू जगजीवन राम जो थे वो एससी से संबंधित योजना, इनसे रिलेटेड बना था। तो ये हम लोग का जो आंसर बी था वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर था। उसको नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछे या फिर बहुराष्ट्रीय निगम की बात करें तो इसमें जो ए आंसर हम लोग का BSNL था, यही हम लोग का आंसर भी था, क्योंकि यह बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि करंट से रिलेटेड है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो तेजस थी, इस तेजस ने अपने हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन के किस ईयर टू ईयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा था। तो अगर बात करेंगे तो इसमें आंसर जो हम लोग का बी था, पाइथन 5, वो डेफिनेटली हम लोग का करेक्ट आंसर था। इसी को तेजस के द्वारा ऐड किया गया था। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो कि भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो अभी ये हाल ही की घटना है, कुछ साल पहले की, जो रामनाथ कोविंद थे यहाँ से बिहार के राज्यपाल रहे थे और उसके बाद जा करके फिर राष्ट्रपति भी बने। इसको भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हम लोग का डी आंसर जो था वो करेक्ट था बिल्कुल। उसके बाद था नाथपा झाकरी, पूछा हुआ था कि प्रोजेक्ट कहाँ पर चालू किया गया है। नाथपा झाकरी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और साथ ही साथ ये सतलज नदी पर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या हैं। तो इसका जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोनों के बारे में अगर पूछेगा तो ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर जो होता है वो समरूप अंग होता है। तो हमारे ऑप्शन में समरूप नहीं दिया हुआ था, समवृत्ति अंग दिया हुआ था। तो दोनों एक ही होता है, समवृत्ति अंग इसको कहा जाता है। तो हम लोग का आंसर जो था वो बी था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जिसने भी इसको टिक किया होगा अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं INC, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और 1885 को इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। लेकिन A.O. ह्यूम जो थे वो महासचिव के पद पर गए और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इनको पहली बार अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस तरह से हम लोग का जो आंसर था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको कि हम लोग WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट है कि E20 क्या है। तो अगर बात करते हैं E20 की, तो यह मिश्रण था किसका, तो अल्कोहल मिश्रित एक तरह का पेट्रोल था। तो ये जिसमें कि इसका आंसर हम लोग का डी था, ये भी हम लोग को करेक्ट पता होना चाहिए कि E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल था एक तरह का। उसका प्रश्न दिया हुआ था कि प्रोटीन के संश्लेषण में, अब नीचे जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें छांटना था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का संश्लेषण में एक आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हम लोग का करेक्ट था वो नाइट्रोजन होगा डेफिनेटली। तो ये आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने ज़रूर टिक किया होगा। उसका नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछा था कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में इन चीज़ों को ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कुछ समय पहले। ठीक है, तो 21 सितंबर को इसका आंसर करेक्ट था कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बड़ी स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड जो थे इनकी भूमिका निभाने वाले कौन थे। तो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले शॉन कॉनरी थे, ये भी याद रख लीजिएगा। ये शॉन की जगह कभी कोई सीन भी लिखता है क्योंकि SEAN इनका इंग्लिश में नाम लिखता है, इस वजह से। तो शॉन कॉनरी इसके करेक्ट आंसर थे, जो कि ए वाला ऑप्शन था। तो जिसने भी उसको टिक किया है उसका
करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अगर बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय की, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करता है तो आर्टिकल हम लोग का कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 124। अगर वही बात करता है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का हो जाता है हम लोग का 214। इसी को उल्टा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, IPL 2030 की विजेता टीम कौन सी थी। तो अगर बात करते हैं IPL 2023 की, तो इसको हम लोग पिछली वीडियो में भी कई बार इसको पढ़ चुके हैं कि IPL 2023 की अगर बात करते हैं तो इसके विनर की बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स बना था। और अगर बात करते हैं कि कौन इसको लॉस किया था, मतलब कौन हार गया था, तो वो गुजरात था। तो दोनों भी हम लोगों को पता होना चाहिए। और ये इस बार 16वां संस्करण था जो कि इसका खेला गया था। और साथ ही इसमें बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की, तो अगर बात करते हैं पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप मिला था किसको, तो मोहम्मद शमी को। और अगर बात करते हैं हम लोग पर्पल कैप के बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो आंसर है वो IPL 2023 की विजेता टीम पूछेगा तो चेन्नई सुपर किंग्स इसका हम लोग का करेक्ट आंसर था, जिसको कि हम लोग को याद रख लेना। और इसके कप्तान की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो थे वो MS धोनी है, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ये एक तरह का मतलब इंग्लिश का प्रश्न था, जिसमें भी पूछा गया था कि आप इसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश कीजिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो किया से हम लोग देख रहे हैं किसमें, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 के अनुसार हम लोग को बनाना है। तो इसमें गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, बस सिंपल सा चीज़ था, बस लिख देना इस चीज़ को, जो कि हमारे C वाले ऑप्शन में लिखा हुआ था। और ये करेक्ट आंसर है कि गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर बात करते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी दिया हुआ था, जैसे मूवमेंट और इसमें लिखा हुआ था और भी चीज़ें, तो इस मूवमेंट को लेकर भी हम लोग को क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो इसका उत्तरदायित्व जो है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना होता है। तो इसका आंसर जो था हम लोग का B, वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर था। और उसका पूछा था कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर यानी कि पहला जो कानून अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो वो महान्यायवादी होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। और इसका आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 76 होता है, इसको भी हमें याद रख लेना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि NVS 01 क्या है। तो NVS 01 जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ दिन पहले ये लॉन्च हुआ था, और किससे लॉन्च किया गया था, GSLV F12 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि GSLV F12 के द्वारा NVS 01 को लॉन्च किया गया था, जो कि एक तरह का सैटेलाइट था, जिसका कि आंसर हो जाएगा उपग्रह। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जो होगा वो उपग्रह होगा। अगर बात करते हैं हम लोग तो LVM की बात करते हैं, तो LVM 3 जो अभी था उसके तहत हम लोगों ने OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है, वो भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर बात करें C54 वाले की, तो C54 वाले से भूटान वाला लॉन्च हुआ है। C55 वाला बात करेगा तो उससे हम लोग का सिंगापुर वाला लॉन्च हुआ है। तो ये लॉन्च करने वाला और देश दोनों याद रख लेना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट है कि बोस्कियाना एक किताब है जो कि गुलजार पर लिखी गई है, एक पुस्तक। तो इस किताब का पूछ रहा था कि किसने संकलन किया है। तो इस किताब का संकलन की बात करेगा तो हम लोग का जो C ऑप्शन था यशवंत व्यास, इन्होंने इसका संकलन किया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि नौजवान भारत की स्थापना किसने की थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नौजवान भारत की, तो हमारे भगत सिंह जो थे इन्होंने नौजवान भारत की स्थापना की थी। तो ये भी हम लोग का आंसर जो है वो भगत सिंह करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और दिया हुआ था कि वर्क का हम लोग को फॉर्म यूज़ करना था कि ही सक्सीडेड बिकॉज ही। अब वर्क का फॉर्म हमको यूज़ करना था, तो वर्क का हम लोगों ने V3 यूज़ किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। इसमें देखिए जो ट्रांसलेशन दिया हुआ था बहुत ही बेसिक दिया हुआ था, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी केयर किया होगा तो डेफिनेटली आप इसको ईजिली बना सकते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वर्कड हो जाएगा, यानी कि ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत में निर्यात जो है तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नीति आयोग जारी करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये इजीली हम लोग कई बार पढ़े भी होंगे। उसके बाद है कि तापमान का SI मात्रक, जो कि बिल्कुल ही सबसे एकदम आसान क्वेश्चन है कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। सबको पता है कि तापमान का SI मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। उसके बाद नेक्स्ट था कि केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। तो काबुल लामजाओ की हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए कि ये 7 सिस्टर्स वाले राज्य में मणिपुर में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं,
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अगर दी जाती है तो वो दिशा किसके नियम के तहत दी जाती है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के तहत दी जाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अगर जब भी बात करेगा मनरेगा लागू हुआ था तो लागू की बात करेगा तो होगा क्या 2006, लेकिन इसका एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था। तो बहुत लोग इसको गलती भी किए होंगे, तो वैसा नहीं करना है। जब भी पूछेगा कि मनरेगा का एक्ट कब आया था तो एक्ट पूछेगा तो 2005 और लागू पूछेगा तो 2006 होगा। उसके बाद नेक्स्ट था कि पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो पैसिव वॉइस में था कि ही इज़ कॉल्ड पीस मेकर, ये जो इसका आंसर था वो करेक्ट था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट था कि आंखों से संबंधित रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंखों से संबंधित जो रोगों का अध्ययन था उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, जो हम लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट था। तो जिसने भी टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्थेल्मोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, तो खनिज पदार्थों में एक दिया हुआ था कि यह खत्म नहीं हो सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, अनवीकरणीय चीज़ है। खनिज पदार्थ जो है तो अनवीकरणीय चीज़ है, तो अगर इनका अगर कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें जो सी ऑप्शन दिया हुआ था कि यह ख़त्म नहीं हो सकते हैं, तो ये डेफिनेटली है कि अनवीकरणीय चीज़ें हैं तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगी। तो इसका जो सी वाला आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद पूछा हुआ था कि कोरापुट की खाने जो हैं वो किस राज्य में अवस्थित हैं, तो कोरापुट की खाने जो हैं वो उड़ीसा में अवस्थित हैं, ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1707 ईस्वी में हुआ था और उसी के बाद मुगल एम्पायर का पतन प्रारंभ हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट था कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति क्या कहलाती है, तो जो गति होती है वो ओस्मोसिस अर्थात परासरण होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह करेक्ट परासरण हो जाएगा। उसका नेक्स्ट था कि कोइलवर पुल किस नदी पर है, तो कोइलवर पुल की बात करते हैं तो ये सोन नदी पर है, अभी जो पटना के आसपास है। तो यहाँ हम लोगों का मिल जाएगा आप लोग का कौन सा कोइलवर पुल, जो कि बहुत ही कोइलवर पुल पॉपुलर भी है, तो इसके बारे में सुने भी होंगे आप लोग, जो कि सोन नदी पर अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सोन नदी हो जाएगा, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद IPL 2023 में पूछा था कि RCB के कप्तान कौन है, तो RCB के कप्तान की अगर बात करेगा तो जैसा कि सब लोग जानते होंगे कि RCB से रिलेटेड कौन है, विराट कोहली। लेकिन हम लोग को विराट कोहली को आंसर नहीं टिक करना है, अगर जिसने भी टिक किया होगा तो उसका आंसर गलत होगा, क्योंकि RCB के कप्तान के रूप में फाफ डु प्लेसिस खेलते हैं, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम पूछा हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 का अगर थीम की बात करते हैं तो इसका थीम जो था वो समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इसका थीम था, जो इसका करेक्ट आंसर भी था। और उसके बाद आज का हम लोग का पेपर का लास्ट प्रश्न जो था वो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से किया था, तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, और गया में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये पहली बार गए थे कहाँ पे, सारनाथ में। तो अपना इन्होंने जहाँ पहला उपदेश दिया है सारनाथ में, उसी को इस धर्म में हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो सारनाथ था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के पेपर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न थे आई होप आपको प्रश्नों का क्वालिटी और कंटेंट बिल्कुल भी पसंद आया होगा, क्योंकि आज के जो पेपर का जो प्रश्न था वो बिल्कुल भी मॉडरेट प्रश्न थे और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रश्नों का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि ज़्यादातर इजी प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडरेट टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जिसकी आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि इतना ईजी प्रश्न बनाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और बहुत इसी वजह से बहुत लोगों ने कन्फ्यूज़न में आकर के प्रश्नों को गलत भी किया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग अपने आंसर को मिला लिए होंगे। तो नीचे अगर आप लोगों ने आंसर को पूरा मिला लिया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका 100 मार्क्स में से कितना नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।